जादुई पेस्ट्री की दुकान। बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर नामक गांव में आशा अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। आशा के माता पिता की बहुत समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। तब से आशा अपने घर में अकेली रहती थी और किसी तरह से अपना गुजारा कर रही थी। आशा के गांव में एक मुफ्त में पढ़ने वाले स्कूल था जिसमें आशा पढ़ने जाया करती थी और गांव के ज्यादातर बच्चे उसी स्कूल में जाया करते थे जहां फीस नहीं लगती थी। आशा के घर के सामने एक रईस खानदान रहता था जिनकी इकलौती बेटी थी नैना। वो गांव में सबसे अमीर लोग थे और उनकी इकलौती बेटी थी जो बहुत ही प्यार से पली बढ़ी थी। नैना अमीर होने के साथ साथ एक जिद्दी और शैतान लड़की भी थी। वहीं दूसरी तरफ आशा एक मेहनती लड़की थी जो सुबह सुबह सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती और वहां से पढ़कर आने के बाद सिलाई का काम किया करती। ये सब देख रही नैना हमेशा आशा का मजाक उड़ाती और उसे चिढ़ाया करती। ऐसी ही रोजाना आशा स्कूल जाया करती और वहां से फ्री होने के बाद सिलाई का काम करने चली जाया करती ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। ऐसे ही एक दिन आशा अपना काम करके घर वापस लौट रही होती है कि तभी नैना उसे चिढ़ाने का मौका ढूंढकर उसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाती है और चिल्लाती है, लेकिन आशा उसका कोई जवाब नहीं देती। फिर अगले दिन सभी बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। नैना उन सबको रोक कर कहती है, सुनो, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे पिताजी शहर से तरह तरह की पेस्ट्री मंगवा रहे हैं। सभी बच्चों को अपने अपने हिस्से की पेस्ट्री मिलेगी और मेरा जन्मदिन बहुत ही शानदार तरीके से मनने वाला है, इसलिए उन्होंने सभी को बुलाने का फैसला किया है। 2 दिन बाद बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुम सबको उस पार्टी में जरूर आना है। अरे वाह नैना, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा जन्मदिन है और तरह तरह की पेस्ट्री खाने को मिलेगी, तो हम सब जरूर तुम्हारे जन्मदिन में आएंगे और हम तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आएंगे। तुम सब मेरे लिए गिफ्ट मत लाओ, मेरे स्कूल में पढ़ रहे दोस्त मेरे लिए अच्छा गिफ्ट लेकर आएंगे। मुझे यकीन है कि तुम सब मुफ्त में पढ़ाई करते हो स्कूल में, तो मेरे लिए क्या है गिफ्ट लेकर आओगे। नैना का रवैया देखकर सभी बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद सभी बच्चे नैना के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शाम के समय सभी बच्चे और आशा तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। वहां जाकर तैयारी देखकर सभी बच्चों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि नैना के इकलौते होने के कारण नैना के पिताजी बहुत अच्छी पार्टी रखते हैं और उसमें बहुत अच्छी सजावट करवाते हैं। सारी सजावट देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और दूसरी तरफ नैना एक कमरे से बाहर आती है और वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत ड्रेस में दिखती है। नैना की ड्रेस देखकर सभी अंदाजा लगा रहे थे कि वो ड्रेस बहुत ही कीमती होगी। नैना के घर में आए हुए मेहमान नैना को बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं। नैना के स्कूल के बच्चे बहुत अमीर होते हैं, वो भी नैना को कीमती कीमती गिफ्ट देते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे खाली हाथ आते हैं। लेकिन आशा नैना के लिए एक चॉकलेट लेकर आती है और कहती है, जन्मदिन की मुबारक हो नैना, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारी ड्रेस तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। मैंने तुम सबको मना किया था ना कि तुम में से कोई भी मेरे लिए गिफ्ट मत लाना। फिर आशा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम्हारे इस सस्ते से गिफ्ट को देखकर मेरे सभी स्कूल के दोस्त मुझ पर हंसेंगे और तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती होगी। पहले ही तुम अपने फटे पुराने कपड़े पहन कर आई हो और फिर ये 10 रुपए की चॉकलेट लेकर आई हो। अपनी चॉकलेट अपनी जेब में रख लो, मुझे तुम्हारी चॉकलेट नहीं चाहिए। नैना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं गरीब ही सही, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आ सकती थी। आखिर तुमने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया तो मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ और तुम मुझे इतना बुरा भला क्यों कहती हो? तुम्हारे माता पिता तो कभी मुझे बुरा भला नहीं कहते, वो भी तो हम जैसे हैं ना। और अगर तुम्हें मेरे फटे पुराने कपड़े दिखते हैं तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। साल में 1 दिन होता है जब मेरे सभी दोस्त मेरे घर आते हैं और उसमें भी तुम्हारे ये फटे पुराने कपड़े देखकर वो मेरा मजाक उड़ाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
और हाँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। नैना की बुरी भली बातें सुनकर आशा को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते हुए उसके घर से चली जाती है। और रोते रोते चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। दादी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? इतने घने जंगल में आप अकेले क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई थी और गलती से इस जंगल में पहुंच गई, लेकिन इसके बाद मैं इस जंगल से बाहर ना जा सकी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं आज पूरा दिन इसी जंगल में भटकती रह गई और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको खाना खिलाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको सुबह सुबह आपके घर ले जाकर छोड़ दूंगी। इतना कहकर आशा उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले आती है और घर में रखी रूखी सूखी रोटियां उसे खाने को देती है। बूढ़ी औरत रोटियां खाकर बहुत खुश होती है और खाना खाने के बाद वो एक परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, घबराओ मत, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं एक जादुई परी हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ और मैं तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर तुमसे बहुत खुश हुई। तुम हमेशा से अपनी मेहनत का ही खाती हो, चाहे बेशक तुम्हें रूखी सूखी रोटी ही खानी पड़े। और ये सब देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में आप एक परी हो? लेकिन फिर आपने मेरी मदद क्यों की? आपने किसी और की मदद क्यों नहीं की? इस दुनिया में बहुत कम अच्छे लोग मिलेंगे जो किसी दूसरे की मदद करेंगे, और मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अपना भेष एक बूढ़ी औरत में बनाया और तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई। तुमने मेरी मदद की और तुमने मुझे खाना खिलाया और तुम्हारी इस मदद से मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आई हूँ। इतना कहकर जादुई परी आशा के आसपास अपनी छड़ी घुमाती है, जिसमें से दिव्य रोशनी निकलती है और आशा का रंग रूप कपड़े आदि सब बदल जाते हैं। ये सब देखकर आशा हैरान रह जाती है। उसके बाद जादुई परी आशा को एक जादुई पेस्ट्री देती है और कहती है, ये कोई साधारण पेस्ट्री नहीं है और ना ही तुम इस पेस्ट्री को खा सकती हो, बल्कि इस पेस्ट्री से तुम अपने मन की हर इच्छा को पूरा कर सकती हो। तुम इस जादुई पेस्ट्री से मदद लेकर तुम पेस्ट्री की दुकान खोल सकती हो, और बल्कि सिर्फ पेस्ट्री की ही नहीं, तुम्हारा जो भी दुकान खोलने का मन करे तुम इससे खोल सकती हो और दुकान में पेस्ट्री बेचकर खूब पैसे कमा सकती हो और अपना जीवन बहुत ही आराम से हंसी खुशी गुजार सकती हो। हाँ, मैं सच में एक पेस्ट्री की दुकान ही खोलना चाहती हूँ और आपकी इस जादुई पेस्ट्री से मैं ढेर सारे तरह तरह के पेस्ट्री बनाऊंगी, अपनी दुकान में रखूंगी और उन्हें बेचा करूंगी, जिससे मैं ढेर सारा पैसा कमा सकती हूँ और अच्छे स्कूल में भी पढ़ सकती हूँ। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। इतना कहकर जादुई परी वहाँ से चली जाती है और आशा जादुई पेस्ट्री से कहती है, हे जादुई पेस्ट्री, आप अपने जादू से मेरे लिए तरह तरह के सुंदर दिखने वाले पेस्ट्री की दुकान खोल दो, जिसमें सभी जरूरत की चीजें रखी हो, और मुझे एक बड़ा सा घर भी रहने के लिए दे दो। आशा के इतना कहते ही जादुई पेस्ट्री के आसपास एक दिव्य रोशनी घूमती है और उसका छोटा सा घर एक बड़े से घर में बदल जाता है और उसके घर के सामने उसकी पेस्ट्री की दुकान भी खुल जाती है। ये सब देखकर आशा बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई पेस्ट्री है जो मेरी हर इच्छा पूरी करेगी। अब मैं इस जादुई पेस्ट्री की मदद से सभी गरीब लोगों की सहायता करूंगी और अपने लिए भी बहुत सारी चीजें मांगूंगी। इस तरह आशा जादुई पेस्ट्री की मदद से अपने लिए तरह तरह के आइटम मांगती है और गरीब लोगों की सहायता करती है। सभी गांव के लोग आशा से बहुत खुश होते हैं और उसके घर में आना जाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर आशा बहुत खुश होती है और इस तरह अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगती है। देवी माँ का जादुई रसोई घर। एक गांव में दो माँ बेटी रहती थी। माँ का नाम रमा होता है और बेटी का नाम कीर्ति होता है। एक दिन रात को कीर्ति सो रही होती है, तभी उसे बहुत तेज भूख लगती है।
और वो उठकर रसोई घर में जाकर देखती है कुछ खाने को मिल जाए, पर वो पूरी रसोई छान मारती है, इधर उधर छानबीन करती है, पर उसे सब खाली मिलता है क्योंकि उनके घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो घर में राशन नहीं डलवा पाते थे। पहले रमा दूसरों के घरों में जाकर काम करके अपना घर का खर्चा चलाती थी, पर कीर्ति को ये सही नहीं लगता था, इसलिए उसने वो काम भी छोड़ दिया। जितने पैसे थे उनके पास उससे उनका घर चल रहा था, पर उनके पास अब जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई थी, जिस कारण से उनके घर का सारा राशन भी खत्म हो गया था। वो 2 दिन से भूखे थे। माँ, तुम्हें पता है मैं रात को उठी थी, मुझे बहुत ही ज्यादा तेज भूख लग रही थी, पर घर में खाने को कुछ नहीं था और मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तुम खाने का कुछ इंतजाम करो ना माँ, हम कब तक ऐसे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, मैं कुछ करती हूँ, तू चिंता मत कर। अब सुबह होते ही वो दादी के पास थोड़े से चावल मांगने के लिए उनके घर जाती है। दादी, क्या तुम मुझे थोड़े से चावल दे सकती हो? हमारे घर का सारा राशन खत्म हो गया है, मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी है। अभी आप मुझे थोड़ी सी चावल दे दो, मैं आपका कर्जा चुका दूंगी। अरे बेटी, तू कैसी बातें कर रही है? आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। मैं तेरे काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा तेरे काम? तू इसे ले जा, जब मेरा बुरा समय आएगा तो तू मुझे वापस लौटा दियो। अब रमा वो चावल लेकर अपने घर आ जाती है और घर पर आकर उन चावलों को उबालने रख देती है। वो घर के सारे डिब्बे खोलकर देखती है, पर किसी भी डिब्बे में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो घर में राशन भरवा सके। इसलिए रमा को मजबूरन सूखे चावल ही बनाने पड़े। यहाँ तक कि वो उन चावलों में नमक भी नहीं डाल सकती, क्योंकि उनके पास नमक भी नहीं था। चावल बनकर तैयार होते हैं। वो 2 थाली तैयार करती है, एक अपनी और एक अपनी बेटी की, और दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे माँ, तुमने तो इसमें कुछ भी नहीं डाला, यहाँ तक कि इसमें नमक भी नहीं है। ये तो बिल्कुल ही स्वादिष्ट नहीं लग रहे। तुम इसमें नमक तो डाल ही सकती थी। अब बताओ भला, मैं ऐसे बिना नमक के खाना कैसे खा लूं? इसमें से तो बिल्कुल भी स्वाद ही नहीं है। बेटी, घर में नमक तक नहीं है, मैं कहाँ से नमक लाऊं? आज तो बिना नमक का ही खा ले, मैं कल से तुझे स्वादिष्ट खाना बना कर दूंगी। आज खा ले बेटा। वो दोनों बैठकर साधारण सा खाना खा रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत भीख मांगने आती है। कोई है जो मुझे खाने को दे दे? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कोई मेरी मदद कर दो। अब रमा उस बूढ़ी औरत की बात सुन लेती है। रमा को ये प्रतीत होता है कि वो औरत बहुत दिनों से भूखी है, उसे ज्यादा जरूरत है खाने की। वो उसे अपना खाना दे देती है। अब वो अपनी थाली लेकर बाहर आती है। ये लो अम्मा, तुम ये खाना ले लो, इसे खाकर तुम्हारी भूख मिट जाएगी। जैसे ही वो बूढ़ी अम्मा वो चावल खाती है, तभी वो एक देवी के रूप में बदल जाती है और कहती है, बेटी, तुमने मुझे अपना खाना देकर मुझे बहुत प्रसन्न करा। तुम इस गरीबी में भी मेरी मदद कर रही हो, ये देखकर मेरा हृदय बहुत खुश हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये गंगा जल है, तुम इसे अपने घर में छिड़क देना, फिर देखना तुम इसका जादू। अब वो पूरे घर में गंगा जल को छिड़क देती है, और जैसे ही वो गंगा जल छिड़कती है, मानो उसके रसोई घर में सब चीजें बदल जाती हैं। उसके घर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है और उसकी रसोई में सारे डब्बे और गैस का सिलेंडर सब भर जाता है और उसके घर में तरह तरह की चीजें भी उपलब्ध होती है। ये सब देखकर रमा बहुत खुश होती है और खुशी से उसके आंसू आ जाते हैं। तभी उसी समय वहाँ पर कीर्ति आती है और ये चमत्कार देखकर वो भी बहुत खुश होती है। अब रमा उस रसोई में प्रतिदिन खाना बनाती और उसके घर का राशन उतने का उतना ही रहता। उसके घर का राशन कभी खत्म नहीं हो रहा था। ये देखकर उसे और ज्यादा हैरानी होती रही और उसके हाथों का खाना
बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बन रहा था। एक दिन कीर्ति के मन में ख्याल आया कि हम कोई ढाबा खोल लेते हैं, जिससे हमारे घर का खर्च और हमारी बरकत होगी। ये सुझाव देने के लिए वो अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। माँ, क्यों ना हम एक ढाबा खोल ले, जिससे हमारा घर का खर्च और अच्छे से चलेगा और हमारी जरूरतें भी पूरी होंगी। अब तो हमारे पास जादुई रसोई भी है, हम इसकी मदद से अपना ढाबा चला पाएंगे। अब वो दोनों मिलकर एक ढाबा खोल लेते हैं और देखते ही देखते उनके ढाबे में लोग आते हैं और उनका खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही देखते उनकी और ज्यादा बरकत होती रहती है और दूर दूर से उनके ढाबे पर लोग खाना खाने आते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता गया, वो और ज्यादा अमीर होते गए और अब उनके पास अच्छा घर और गाड़ी सब कुछ था और वो साथ साथ गरीब लोगों की मदद भी करते थे और भूखों को खाना खिलाते थे और उनका पेट भरते थे और एक साथ हंसी खुशी रहते थे। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।